हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग HTML का ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं, जो कि हमारा एक क्रैश कोर्स होने वाला है HTML का। हम लोग इसको 60 मिनट के अंदर ये पूरा कोर्स अपना कवर करेंगे। इसके अंदर हम लोग अपने HTML के जो टैग्स वगैरह हैं इन सबको देखेंगे, और VS कोड की इंस्टॉलेशन देखेंगे। VS कोड को हम लोग इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि अपनी HTML की फ़ाइल हम लोग पहले किस तरीके से बना सकते हैं, उसका टेम्पलेट देखेंगे। HTML के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखेंगे। मैं आप लोगों से ये कह सकता हूँ कि हम लोग इतनी HTML आज इस एक वीडियो में कवर कर लेंगे कि आप लोग आगे जाके एक वेबसाइट बना पाओगे। इंशाल्लाह आप लोगों को आगे जाके कोई मसला नहीं आएगा, कोई लिंक वगैरह बनाने में, कुछ लिखने में। हाँ, हो सकता है अगर आपको कोई 3D एनिमेटेड वेबसाइट बनानी हो तो वहाँ पर आप लोग कुछ और टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। बाकी इसी में ही आपका काम हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये मैं यहाँ पर अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ। आप VS कोड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ये VS कोड की वेबसाइट पर आना होगा, जो इनकी अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे यहाँ पे VS कोड मैंने लिखा, जो पहली लिंक आई है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जो ये बटन है डाउनलोड फॉर विंडोज़, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसे यहाँ मैं आ गया डाउनलोड, और ये रही मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। इंस्टॉल डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर को रन करना है। रन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है, अब मैं इसे कैंसिल करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि HTML सबसे पहले कहते किस चीज़ को है। आप लोग ये स्केलेटन देख सकते हैं। HTML हमारी वेबसाइट का जो स्केलेटन होता है उसे आप लोग HTML कह सकते हैं। ठीक है, HTML जो हमारी वेबसाइट है उसका ढांचा तैयार करने में मदद करता है। जैसे उसका जो आर्किटेक्चर होगा वो किस तरह का होगा, ये सब काम हम किस चीज़ के ज़रिए करते हैं, HTML के ज़रिए कर सकते हैं। और जो CSS है, CSS हमारी HTML को सिर्फ खूबसूरती देने के लिए। जैसे ये स्केलेटन है, यहाँ पर इसके ऊपर स्किन लग गई, हेयर कलर आ गया, आइज़ लग गई, आइज़ के अंदर जो ब्लैक डॉट्स है, वो सब कुछ हम लोग CSS के ज़रिए करेंगे। पर CSS के ज़रिए भी सिर्फ हम लोग उसको एक खूबसूरती दे सकते हैं। बाकी और कुछ CSS के ज़रिए भी हम नहीं कर सकते, जैसे कोई फंक्शनैलिटी नहीं दे सकते। अब ये जावास्क्रिप्ट, ये जो थर्ड इमेज है, ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी को शो कर रहा है कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम लोग उसको फंक्शंस दे सकते हैं। जैसे भागना या कूदना या उसकी मूवमेंट करना, ये सब हम लोग किसके ज़रिए करेंगे, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने अपनी HTML की अपनी फ़ाइल में आ जाना है, जहाँ पे भी आपने अपना काम करना हो, प्रोडक्शन करनी हो। मैं यहाँ एक फ़ाइल में आ गया हूँ। यहाँ मैं अपने पास एक वो बनाना चाहूँगा, ओपन विथ कोड। ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे आपने अभी अगर VS कोड इंस्टॉल किया है तो ओपन विथ कोड आ जाएगा। अगर ना भी आए तो आप लोग कोड VS कोड को सिंपली ओपन करके वहीं पर कोई फाइल बना सकते हैं। ओपन विथ कोड, यहाँ से मैं इस फाइल को ओपन कर लूँगा। सबसे पहले आपने अपनी एक HTML की फ़ाइल बनानी है। वो आप कैसे बनाएंगे, वो आप यहाँ पर इस तरह बना सकते हैं। ये जो पहला ऑप्शन है, न्यू फाइल, न्यू फाइल के ज़रिए आप यहाँ पर अपनी पहली फाइल बना लें। जैसे मैं नाम दूंगा इसको index.html। आखिरी में अगर आप लोग HTML नहीं लिखेंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। पहले बता रहा हूँ, HTML आपको लिखना पड़ेगा। HTML का अपना एक टेम्पलेट होता है। उस टेम्पलेट के लिए आपको Shift+1, ये दो बटन आपको दबाएंगे तो आपके पास ये एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा। आप जैसे इसे इंटर करेंगे, ये आपके पास HTML का टेम्पलेट ओपन हो गया। इस टेम्पलेट में जो सबसे पहले जो HTML lang इक्वल टू en, ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि जो लैंग्वेज हमारा हम लोग HTML में यूज़ करेंगे वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, सिंपल सी। ठीक है, उसके बाद हेड, मतलब जो हमारा हेडर है, इस हेड के अंदर हम लोग कोई काम वाम नहीं करेंगे। इसके अंदर जैसे हम लोगों को अगर अपनी CSS इंपोर्ट करानी हो या जावास्क्रिप्ट इंपोर्ट करानी हो या बाहर से कोई और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी हो तो वो हम लोग यहाँ पर लिंक करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा मेटा टैग है, मेटा टैग 4 सेट UTF-8, 4 सेट मतलब UTF-8 जो हमारी इनकोडिंग होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, वो UTF-8 फॉर्मेट में होगी। और भी काफ़ी फॉर्मेट्स होते हैं,
पर इसकी जो फॉर्मेट है वो UTF-8 में होती है। उसके बाद जो सेकंड मेटा टैग है वो व्यू पोर्ट को ज़ाहिर करता है कि हमारी जो फाइल है उसकी हाइट, उसकी विड्थ इसको डिफाइन करता है इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। जो थर्ड टैग है हमारा टाइटल, टाइटल में हमारे पास डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले आपको मैं एक एक्सटेंशन का नाम बताता हूँ, आप वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, उसके बगैर नहीं चलेगा आपके पास। ये एक्सटेंशन आपको दिख रही है लाइव सर्वर। इस लाइव सर्वर को आपने सर्च करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ये जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर गो लाइव, ये ऑप्शन आपके पास भी आ जाएगा, शो हो जाएगा। अब मैंने जैसे ही इस बटन पर क्लिक किया गो लाइव पर, ये मेरा काम कर रहा है, अभी तक रन नहीं हुआ। ठीक है, गो लाइव। अभी डॉक्यूमेंट में हमने कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास। जैसे आप लोग ऊपर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, तो मुझे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसका नाम कुछ और हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका नाम हो HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कि इसका नाम क्या शो हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम हो रहा है HTML ट्यूटोरियल। मतलब ये आपकी जो फाइल है ना, उसका जो नाम ब्राउज़र में शो होगा ये उसको शो करता है, ये टाइटल टैग। इसके बाद हम लोग अपनी बॉडी में आते हैं। बॉडी में हम लोग अपना जो कंटेंट वगैरह है वो यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पी टैग से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। पी टैग से भी पहले टैग्स इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। टैग्स किस चीज़ को कहते हैं, इसे टैग कहते हैं। आपने पी लिख लिया, ये पी एक स्टार्टिंग में पी लिखा हुआ है और इस पी को यहाँ पर हमने क्लोज भी किया हुआ है। इसे अगर आप लोग क्लोज नहीं करेंगे तो आपका एरर शो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे काट देता हूँ तो आपके पास ये देख सकते हैं आप लोग बॉडी रेड शो हो रही है, मतलब कोई ना कोई एरर है। तो ये हमारा पी टैग है। पी टैग का मतलब क्या है, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में हम लोग अपनी मर्जी से हमारा अपना कंटेंट लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से क्या जो आपको चाहिए। रोरेम 30 हमारे लिए कुछ एक रैंडम सा कंटेंट बना लेगा 30 वर्ड्स का तकरीबन। ऑल्ट जेड, ये हमारे पास 30 वर्ड्स जनरेट हो गए। अब मैं फाइल को जैसे सेव करूँगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कंटेंट शो हो गया 30 वर्ड्स का। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा पी टैग था सिंपल सा। पी टैग में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, पैराग्राफ टैग है। जैसे आपने कोई सिंपल पैराग्राफ लिखना हो तो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। पैराग्राफ टैग के बाद हमारे पास हेडिंग्स आती है कुछ। हेडिंग्स में हमारे पास 6 हेडिंग्स की 6 टाइप्स हैं। टाइप्स मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में भी कह सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कह सकते हैं। H1 टैग से आप लोगों को पता चल गया होगा कि H1 टैग मतलब जो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग टैग है। जैसे मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, H1 से क्या होगा, H1 जो अगर हमें सबसे बड़ी हेडिंग की कहीं पर ज़रूरत हो, जैसे किसी भी वेबसाइट में आपने देखा होगा एक हेडिंग सबसे बड़ी होती है लैंडिंग पेज पर, तो वो H1 टैग का अक्सर यूज़ किया हुआ होता है। और H1 टैग के वगैरह के अलावा उसे स्टाइलिंग भी कुछ दी गई होती है। पर आमतौर पर H1 टैग सबसे बड़ा टैग है तो इसी का इस्तेमाल होता है हेडिंग 1। हेडिंग 1 के बाद मैं अगर लिख दूँ H2, H3, H4, H5 और H6। हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और ये रही हमारी हेडिंग 6। अब मैं आपको कमाल दिखाता हूँ इसका कि ये क्या चीज़ है असल में। मेरे ख्याल से आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये क्या है। हेडिंग 1 जो H1 सबसे बड़ा टैग था हमारा, आप लोग देख सकते हैं कि उसकी हेडिंग, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद हेडिंग 2 है हमारे पास। हेडिंग 2 का फ़ॉन्ट साइज़ हेडिंग 1 से छोटा है। हेडिंग 3 का फ़ॉन्ट साइज़ हेडिंग 2 से छोटा है। तो मतलब ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसी को उल्टा लिख देते H6, H5, H4 तो वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे होते हैं। ये आपको खुद डिपेंड करता है। और ये हमारा ऊपर जो था ये पी टैग था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। ये हमारे कुछ टैग्स थे हमारे पास जो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग H1 H3 होता है आमतौर पर, या H4 भी। H6 का तो बहुत कम यूज़ होता है हमारे पास। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ
रिस्ट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास अनऑर्डर्ड रिस्ट, यू फॉर अनऑर्डर एंड एल फॉर रिस्ट, अनऑर्डर्ड रिस्ट। अनऑर्डर रिस्ट खुद ब खुद काम नहीं करता, इसके अंदर हमें कुछ रिस्ट देने पड़ेंगे। रिस्ट मतलब एल आई टैग है। सबसे पहले हमने एक टैग बनाया जिसका नाम दिया हमने यूएल। यूएल हमने नाम नहीं दिया, मतलब इसका नाम जो बाय डिफॉल्ट डेवलपर्स ने रखा हुआ है यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने एक दूसरा टैग दे दिया एल आई, जो कि ज़रूरी है, मैंडेटरी है। एल आई अगर एल आई देना मैंडेटरी है, लिस्ट दे दिया हमने। अब इस लिस्ट के अंदर हम लोग अगर कुछ लिखना चाहे डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया, एग्जाम्पल ही लिख देते हैं, एग्जाम्पल वन, एक दूसरी लिस्ट बनाई एग्जाम्पल टू, एक तीसरी बनाई एग्जाम्पल थ्री। ठीक है, अब देखना आप लोग यहाँ पे क्या शो हो रहा है हमारे पास, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल थ्री। और यहाँ पे आप लोग ये बुलेट पॉइंट्स देख सकते हो, 1 2 3। ये क्यों आए हुए हैं हमारे पास? ये हमारे पास इसलिए आए हुए हैं कि जो हमने लिखा हुआ है यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, हम लोग ये बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इस यूएल टैग के बाद, इस यूएल लिस्ट के बाद जो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, इसके बाद मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक और लिस्ट से जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में फ़र्क ये है, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो हमारी बुलेट पॉइंट्स होती है, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरीके से हमारे पास शो हो रहे हैं, डॉट की तरह। ठीक है, और जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है हमारे पास, उसमें आप लोगों को खुद पता चल जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट। इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल थ्री। यहाँ पर हमारे पास डॉट शो होने के बजाय 1 2 3 इस फॉर्मेट में शो हो रहे हैं हमारे पास। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम्पल के अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में फ़र्क क्या है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, वो है हमारे पास कमेंट। कमेंट किस चीज़ को कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि ये हमारा पी टैग है। पी टैग, अब मैं आपके साथ जब ये फाइल शेयर करूँगा, हो सकता है आपको याद ना रहे कि ये पी टैग क्या चीज़ थी। मैं यहाँ पर डबल फॉरवर्ड स्लैश नहीं लिखूँगा, F3। ये मेरे पास शॉर्टकट है। तो HTML में अगर आपको कमेंट लिखना हो तो वो आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले रेस देन का सिंबल, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर डैश डैश, उसके बाद स्पेस देके फिर डैश डैश, फिर ग्रेटर देन का सिंबल। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग। अब ये जो मैंने कमेंट लिखा हुआ है, ये मेरे डॉक्यूमेंट में शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट है, ये मैंने कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ एक सिंपल सा कमेंट है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ शो हो रहा है, पर पैराग्राफ के ऊपर जो मैंने कमेंट लिखा हुआ है वो हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो ये फ़र्क है हमारे इसमें, कमेंट में और हमारे कंटेंट में। अब इसके बाद अगर मैं इस पैराग्राफ को ही कमेंट कर दूं, पैराग्राफ को अगर मैं कर दूं कमेंट, तो अब आप लोग बताइए ये शो होगा या नहीं होगा? जाहिर सी बात है कि ये शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ शो नहीं हो रहा। तो अब मतलब अगर आपको कोई कमेंट पहले हिडन करना हो, या आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे भी यूज़ नहीं करना चाहता, मैंने उसको टेस्ट नहीं किया हुआ, मैं बाद में उसे यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं डिलीट करने के बजाय। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मैं उसे डिलीट ना करूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पी टैग को डिलीट ना करूँ। मैं डिलीट क्यों नहीं करना चाहता? मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि कल को यही फाइल मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो अगर मैं डिलीट कर दूँ तो आप लोगों को तो खाली फाइल मिलेगी, कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा उसका। तो इसीलिए मैंने ये पी टैग कमेंट कर दिया। और इसके बाद मैं इसे इन सबको कमेंट करना चाहूँगा, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे जाके फिर यूज़ कर लेंगे कुछ और। इसके बाद एंकर टैग मैं आप लोगों को यहाँ पे भी कमेंट लगा लेता हूँ आप लोग की आसानी के लिए। ये है हमारा
ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, इसे कमेंट कर देते हैं अलग से, इसे भी कमेंट कर देते हैं अलग से। इसके ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसे अलग से, इसके ऊपर एक हेडिंग्स, और इसे भी कमेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने एंकर टैग पर जाएंगे। एंकर टैग किस चीज़ को कहते हैं? एंकर टैग हमारा, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट्स पर कि हम लोग जब किसी एक बटन पर क्लिक करते हैं, उस बटन पर क्लिक करने के बाद हम लोग दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, या हम लोग अपनी जिस बंदे की वेबसाइट बनाई हुई होती है, अपनी पोर्टफोलियो हो सकता है बनाई हो, उस पर क्लिक करके हम लोग उसकी पोर्टफोलियो पर चले जाते हैं। तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हम लोग जो टैग यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है एंकर टैग। एंकर टैग कैसे लिखते हैं? ए लिख लिया आपने, ये आपका एंकर टैग है। एंकर टैग में एच देना ज़रूरी है। अगर एच का मतलब क्या? एच में यहाँ पे आपको वो लिंक देना पड़ेगा जिस पर आप जाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले तो यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ है नहीं तो आप फिलहाल हैशटैग भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई मसला नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा आपके पास। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ गो टू इंस्टा, ठीक है, यहाँ पे गो टू इंस्टा शो हो रहा है मेरे पास, गो टू इंस्टा। मैं अब अगर इस पर क्लिक करूँ, क्या होगा? कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हैशटैग पहले नहीं था, अब हैशटैग आ गया क्योंकि मैं इस पेज पर चला गया हूँ। गो टू इंस्टा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसी दौरान अगर मैं इसे एक लिंक दे दूँ सिंपल सा, कंट्रोल सी, ये मैंने अपने इंस्टा का लिंक कॉपी किया हुआ था तो वही दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसी वक्त मैं इंस्टा पर दोबारा क्लिक करूँ तो आप लोग देख सकते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर चला गया हूँ, ठीक है। अब एक दिक्कत आ रही है यहाँ पे। मसला क्या आ रहा है हमारे पास? मसला ये कि मैं जब इस इंस्टा पर क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज पर मुझे दूसरे पेज पर ले जाता है। मतलब इसी मैं चाहता हूँ कि इस टैब पर ये मुझे अपने इंस्टा पर ना लेकर जाए, ये दूसरा टैब इस तरीके से खुले। तो मैं ये चाहता हूँ। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है एचआरएफ टैग के अंदर। उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है? उस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट। ये रहा टारगेट। टारगेट में आपने लिख देना है अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर कैसे लिखते हैं? अंडरस्कोर आपने इस तरीके से लिख देना है, शिफ्ट दबा के जीरो के साथ जो बटन है वो आपने प्रेस कर देना है, अंडरस्कोर आ जाएगा, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या होता है हमारे पास। अब मैं जब इंस्टा पर क्लिक करूंगा तो ये इस पेज पर मुझे इंस्टा पर नहीं लेकर जाएगा। अब देखना आप लोग देख सकते हो, ये अभी मुझे दूसरे पेज पर रह गया। जो मेरी HTML का पेज है, जो हमारा टैब है वो अलग खुला हुआ है और ये टैब अलग खुला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक और चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जैसा कि ये क्रैश कोर्स है हमारे HTML का, तो हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस वही करेंगे जिन चीज़ों का यूज़ होता है हमारे पास। वैसे ही अगर कोई HTML सीखना चाहे तो HTML बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे 100% HTML आती है, क्योंकि 100% चीज़ किसी को भी नहीं आती, किसी को भी। चाहे कोई भी कह दे कि मुझे कोई चीज़ 100% आती है, हो सकता है उसे 99.99% आती हो, पर वो एक पॉइंट फिर भी मिसिंग रहेगा। इसके बाद हम लोग अपने ये फॉर्म टैग, इमेज टैग को कर रहे थे। सबसे पहले इमेज, आपने कोई इमेज दिखानी हो तो वो आप कैसे दिखा सकते हैं? इमेज टैग के लिए आपको लिखना पड़ेगा IMG। IMG लिख के मेरे पास ये दो एट्रीब्यूट्स बाय डिफ़ॉल्ट इसके खुद आ गए। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग कोई भी टैग जब ओपन करेंगे तो आपको उसे क्लोज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एंकर टैग है, जो ए टैग है, वो यहाँ पर खुद क्लोज़ हो रहा है। मतलब खुद क्लोज़ नहीं हो रहा है, इसका अपना एक क्लोजिंग टैग है ये, और ये इसका ओपनिंग टैग है। जो हम लोग एट्रीब्यूट्स देते हैं, जैसे इसका एचआरएफ टारगेट, या हो सकते हैं हमें इसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स भी देने हों जो मैं आगे बताऊंगा। कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो एट्रीब्यूट्स हम लोग कहाँ पर देखते हैं? जो हमारा ओपनिंग टैग होता है वहाँ पर हम लोग इन ये एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। यहाँ पर जो
क्लोजिंग टैग होता है यहाँ पर एट्रीब्यूट्स नहीं दे सकते। और इन टैग्स के बीच में अगर हम लोगों को कुछ लिखना हो वो हमारा कंटेंट वो रेंडर होगा हमारे पास, जाहिर सी बात है। इसके बाद IMG टैग जो है, IMG टैग हमारा क्लोजिंग टैग है, ठीक है। क्लोजिंग टैग ये है हमारे पास IMG, ये खुद ब खुद ऑटो क्लोजिंग टैग है, इसका कोई ओपनिंग इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, बस ये सिर्फ एक सिंपल सा टैग है IMG। उसके अंदर हमारे जो एट्रीब्यूट्स वगैरह बस वही है। डिफरेंस बता रहा था आपको मैं एंकर टैग या बाकी टैग्स का IMG के साथ। IMG के आगे आप लोग देख सकते हो कोई और क्लोजिंग टैग नहीं है। यही IMG अगर आप लोग अपने रिएक्ट में आगे जाके यूज़ करोगे, ज़ाहिर इंशाल्लाह यूज़ करोगे आप लोग, तो उसमें आप लोग IMG को अगर जब क्लोज करोगे आप लोग ऐसे नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा। पर खैर अभी हम उसे डिस्कस नहीं करते। अभी SRC में आप लोगों को क्या करना है, SRC में आप लोगों को पाथ देना है अपनी इमेज का जिसको आप रेंडर करना चाहते हो। आप लोग कौन सी इमेज रेंडर करना चाहते हो? मेरे पास ये एक इमेज पड़ी हुई है IMG, तो मैं इसी को रेंडर करना चाहता हूँ। डॉट फॉरवर्ड स्लैश ये रही मेरे पास शो हो गई इमेज डॉट JPG, ठीक है। मैं इसी को रेंडर करना चाहता हूँ। अब मैं जब कंट्रोल S एंकर टैग के बाद मेरी इमेज रेंडर होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो मतलब कोई मसला है। ये रही इमेज रेंडर हो गई, इमेज बहुत बड़ी है तो इस वजह से कुछ ऐसी शो हो रही है हमारे पास, ठीक है। मैंने इसे ज़्यादा जूम आउट कर लिया तो इसी वजह से ये ऐसे शो हो रही है यहाँ पे। तो मतलब ये था हमारा कि हम लोग इस इमेज को यहाँ पर रेंडर करवा सकते हैं। ये ऑल्ट टैग जो है हमारे पास, ऑल्ट एट्रीब्यूट जो है, इसका क्या यूज़ है? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेज की जगह इमेजेस लिख दूँ, ठीक है, इमेज की जगह मैं इमेजेस लिख दूँ, तो मतलब मैंने जो पाथ दिया है वो मैंने गलत दिया है। पर अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कोई इमेज रेंडर की हुई है? फॉर एग्जांपल मैंने अपने कोड में इमेज तो दी हुई है, मैं तो चाहता हूँ कि इमेज रेंडर हो, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि यार मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, पर अब मेरी इमेज शो नहीं हो रही। तो हो सकता है मेरा कोड बहुत ज़्यादा लंबा कोड हो, मुझे याद ही ना रहे कि मैंने ऊपर कोई इमेज भी दी थी और यहाँ पर शो भी नहीं हो रही, तो मुझे याद नहीं रहेगा। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि अगर इमेज नहीं हुई तो उसके बदले में कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, या तो कोई स्ट्रिंग होनी चाहिए। स्ट्रिंग आगे हो सकता है आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, तो जावास्क्रिप्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ और रेंडर हो इसकी जगह। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हो इमेज मिसिंग। मैं चाहता हूँ अगर इमेज ना मिली, अगर इमेज का पाथ गलत हुआ तो इमेज मिसिंग शो हो, पर अगर इमेज का पाथ सही है तो इमेज मिसिंग शो ना हो, ठीक है। इसका ये मतलब है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारे पास इमेज मिसिंग आ रहा है। इमेज का टैग, इमेज का जो छोटा सा सिंबल था वो भी शो हो गया, इमेज मिसिंग भी आ रहा है। इससे पहले शो नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि हमने अपने ऑल्ट टैग जो है, ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट की इस SRC का ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए? अगर हमें पाथ नहीं मिला जो इमेज हम लोग रेंडर करवाना चाहते हैं, अगर वो इमेज हमें नहीं मिली तो उसके बदले हम लोग क्या चाहते हैं? उसके बदले हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग शो हो। इस स्ट्रिंग को अगर आप शो नहीं करवाना चाहते, फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि यार हम लोग इसकी जगह ये लोगो शो करवाना चाहते हैं, लोगो डॉट SVG, तो इसको आप लोग डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मतलब जो मैं अपना पाथ बता रहा हूँ, डॉट फॉरवर्ड स्लैश लोगो डॉट SVG ये शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। डॉट फॉरवर्ड स्लैश लोगो डॉट SVG शो नहीं हो रहा। चलो खैर, फिलहाल इसका जो पाथ है उसमें हो सकता है मसला हो, पर यहाँ पर आप लोग अपनी कोई और इमेज भी रेंडर करवा सकते हैं, मतलब ये मेरा यहाँ पे शायद HTML में ये नहीं होता, ये रिएक्ट में होता है, सॉरी। HTML में मतलब आप लोग सिर्फ एक इमेज की जगह एक स्ट्रिंग दे सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा था कि इमेज मिसिंग, तो वो हमारे पास शो होगी, ये रही इमेज मिसिंग। और IMG टैग इतना डिस्कस कर लिया है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी है। मैं दोबारा पाथ सही सही कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि अभी हमारे पास इमेज मिसिंग शो नहीं होगा, इमेज शो होगी। ये रही इमेज शो हो गई, इमेज काफ़ी लार्ज इमेज है तो इस वजह से ये मसला आ रहा है, पूरी स्क्रीन कवर हो रही है, कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा ठीक से। इमेज छोटी होती तो ज़्यादा क्लियर नज़र आता। मेरा ये जो रिंग के एंकर टैग है ये भी सही से काम कर रहा है, ठीक है। जो इमेज है वो भी शो हो गई, इमेज मिसिंग का जो अल्टरनेट है वो भी शो नहीं हो रहा। तो मैं पहले एक कमेंट लिख लेता हूँ, इमेज टैग, इसके लिए लिख देता हूँ एंकर टैग। मैं इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ, इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारी टैब साफ रहे। अब हमारी टैब पर कुछ भी नहीं है,
ठीक है। अब इमेज टैग के बाद हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट टैग है जिसका हमारे पास काफ़ी यूज़ होते हैं, काफ़ी यूज़ होता है हमारे पास। कैसे? आपने वेबसाइट्स पर लॉगिन किया हुआ होगा, अमेज़न की वेबसाइट पर या दराज़ की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आप लोगों के पास लॉगिन फॉर्म आता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, या साइन अप ना आप लोग उसे कह सकते हैं, वो फॉर्म्स आते हैं हमारे पास। तो आप लोगों को भी अपनी वेबसाइट में फॉर्म्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो अभी इस सेक्शन को छोड़ देते हैं, ये ज़्यादा डीप हो जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। फॉर्म टैग खुद कुछ भी नहीं करता। फॉर्म टैग के अंदर आपको कुछ टैग्स यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाके ये फॉर्म काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं अगर लिख दूँ फॉर्म के अंदर रेबल, रेबल मतलब, मैं बताता हूँ आप लोगों को। रेबल दे दिया मैंने नेम, और इनपुट दे दिया मैंने टेक्स्ट, ठीक है। ये फॉर्म फॉर्म के अंदर हमारा सिर्फ एक ही लेबल और इनपुट है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज़ है। इसे शायद मैंने सेव नहीं किया, सॉरी। ये रहा नेम हमारे पास शो हो रहा है, और नेम के साथ ये इनपुट टैग शो हो रहा है। इनपुट टैग के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ए बी सी डी, कुछ भी लिख सकता हूँ, अपना नाम लिख सकता हूँ, जीशान, कुछ भी, मतलब आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। पर कुछ भी का मतलब जब आप लोग आगे जाके इसकी फंक्शनैलिटी वगैरह करेंगे तो हो सकता है आप लोग कुछ भी ना लिख सकते हो, तो आपकी अपनी मर्जी होगी। अभी फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास मेथड होते हैं। मेथड का क्या काम होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। मेथड ये रहा, शो हो गया हमारे पास मेथड। मेथड के अंदर हमारे पास बहुत मेथड्स होते हैं। एक होता है गेट मेथड, गेट नहीं सॉरी, पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? पोस्ट मेथड इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं हमारे पास कि हम लोगों को अपना जो डेटा है, जो हमारा ये इनपुट टैग के अंदर जो डेटा है, हम लोग इसको पोस्ट करना चाहते हैं। पोस्ट कहाँ करना चाहते हैं? अपने डेटाबेस पे पोस्ट करना चाहते हैं, या कोई सीएमएस होगा हमारे पास जहाँ हम लोग अपना डेटा भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके डेटाबेस पे आपका डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आपकी जो वेबसाइट है, आपने अमेज़न पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है। अमेज़न के अकाउंट पे आपका अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ लिखा हुआ होगा। आप लोग चाहते हैं कि मैं नेम को एडिट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अमेज़न वालों ने जो अपनी कोडिंग की हुई है फॉर्म में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने कुछ किसी और तरीके से की हुई हो। तो वहाँ पे फॉर्म के अंदर जो मेथड यूज़ हुआ होगा वो पुट मेथड होगा। पुट मेथड यूज़ होते हैं हमारे पास किस चीज़ के लिए? अपडेट के लिए। किसी चीज़ को अपडेट करने के लिए पुट मेथड यूज़ होते हैं, और किसी नई चीज़ को जनरेट करने के लिए पोस्ट मेथड यूज़ होते हैं। पोस्ट मेथड सिर्फ जनरेशन के लिए यूज़ नहीं होता कि किसी चीज़ को जनरेट करना हो। पोस्ट मेथड हमारे पास काफ़ी तरीकों से यूज़ होते हैं, जैसे लॉगिन करने के लिए और नया डेटा क्रिएट करने के लिए, उसके लिए हमारे पास पोस्ट मेथड यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पासवर्ड भूल गए हो अपना, तो पासवर्ड आप जो भूल गए हो आप उसके लिए फॉरगेट पासवर्ड करोगे, तो फॉरगेट पासवर्ड पर जब आप क्लिक करोगे वो आपका डेटा चला जाता है वहाँ, वहाँ से आपके पास एक नई ईमेल आती है। ईमेल में एक यूनिक लिंक जनरेट होके आता है आपके पास। तो वो यूनिक लिंक जनरेट कैसे होके आता है आपके पास? वो पोस्ट मेथड के ज़रिए आता है। पोस्ट मेथड वहाँ आपके डेटा को पहले पहले चेक करता है, वेरीफाई करता है, वेरिफिकेशन के बाद वो एक लिंक जनरेट करके आपको भेज देते हैं। ये होता है पोस्ट मेथड का काम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोग की आसानी के लिए कि याद रहे। पोस्ट मेथड इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग डेटा, ठीक है। इसके बाद मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। पुट मेथड इज यूज्ड फॉर अपडेटिंग डेटा। इसके बाद एक और मेथड होते हैं हमारे पास, गेट मेथड। गेट मेथड का क्या यूज़ होता है? गेट मेथड का ये यूज़ होता है हमारे पास। गेट मेथड का हम लोग फॉर्म में यूज़ नहीं करते। गेट मेथड का यूज़ हम लोग जब करते हैं किसी डेटा को जब हम लोगों ने फेच करना हो। फेच कैसे करना हो? फेच कर हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे किसी आप लोगों में से जो बिल्कुल बिगनर्स हो। गेट मेथड का मतलब ये होता है जो आपके डेटाबेस पे जो कंटेंट पड़ा हुआ है, आप लोग चाहते हो कि वो कंटेंट हमारा रेंडर होके हमारे पास आ जाए, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल देता हूँ। उम,
यहाँ पे मैं एक डेटा बना लेता हूँ डमी सा। मैं डमी डेटा बना के आपके पास आता हूँ, 2 मिनट। तो ये मैंने अपना एक छोटा सा डेटा बना लिया। ये डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3। ये जो डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 लिखा हुआ है, ये इसकी कीज लिखी हुई है, ठीक है। और ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल डेटा है, वैल्यू की वैल्यू पेयर में होता है हमारे पास डेटा। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये डेटा चाहिए हो जो हमारी फाइल में था, अभी जो आपको शो करवाया, ये डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, अगर इसको मुझे हासिल करना हो, मैं चाहता हूँ यहाँ पर रेंडर हो, तो क्या करूँगा, गेट मेथड का यूज़ करूँगा। गेट मेथड का यूज़ जावास्क्रिप्ट के बगैर तो कर नहीं सकता, उसके लिए जावास्क्रिप्ट लगेगी, और ये एचटीएमएल का ट्यूटोरियल है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को वो नहीं दिखा सकता, ठीक है। गेट यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए कि याद रहे। गेट मेथड इज यूज टू फेच डेटा फ्रॉम एपीआईज, ठीक है। एपीआईज जहाँ पर डेटा स्टोर पड़ा हुआ होता है उसे एपीआईज कहते हैं। अब इसके बाद फॉर्म तो हम लोगों ने देख लिया, फॉर्म के अंदर मेथड भी देख लिए। फॉर्म के अंदर एक और चीज़ है ऑन। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास फॉर्म की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कि ऑन क्लिक पे क्या होगा, ऑन चेंज पे क्या होगा, ऑन कैन प्ले पे क्या होगा, ऑन ब्लर पे क्या होगा। अब इन चीज़ की सब चीज़ों की गहराई में जाएंगे तो ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे सिंपल चीज़ है जो ज़्यादा यूज़ होती है वो ये है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट क्या चीज़ है? ऑन सबमिट हमारे पास एक फंक्शन होगा यहाँ पे जो हम लोग रेंडर करेंगे, कि यार जो हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तो क्या होगा, वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करेंगे, कि वो ऑन सबमिट करने पर क्या हो। उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, पर आपको पता तो होना चाहिए कम से कम कि फॉर्म के अंदर एक ये एट्रीब्यूट भी है ऑन सबमिट, जिसके ज़रिए हम लोग फॉर्म सबमिट करते ही इसे हम लोग सबमिट करा सकते हैं इस फॉर्म को, और जो हमारा जो फंक्शन है उसको हम लोग रन करा सकते हैं। अब आते हैं रेबर पर। रेबर के अंदर हमारे पास रेबर, जैसे आप लोगों को एक सिंपल नाम देना है। नेम आपने, मैं चाहता हूँ कि एक फॉर्म बना रहा हूँ, उस फॉर्म के अंदर एक इनपुट टैग हो जिसको जो नेम के लिए यूज़ हो। अभी फॉर टैग को हटा देते हैं यहाँ से। फॉर टैग का अभी इतना खास यूज़ नहीं है, बाद में करेंगे, इसे ये डीप चीज़ें हो जाती है। अभी हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो बिगनर लेवल पर जो आसान सी चीज़ें, जिन चीज़ों का आप लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे जाके, बस वही चीज़ें कवर करेंगे अभी इस वक्त। नेम टैग, नेम लिख दिया यहाँ पे मैंने। रेबर के अंदर मैंने क्या लिखा, नेम। नेम की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हो सकता है मुझे पासवर्ड के लिए कोई इनपुट टैग चाहिए हो तो मैं पासवर्ड लिख देता। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए लिखा हुआ है नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टैग बनाया इनपुट, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था ये कि जो इमेज टैग है वो खुद क्लोज हो रहा है, उसी तरह जो हमारा इनपुट टैग है वो भी खुद क्लोज हो रहा है। इनपुट के टैग के अंदर हमारे पास काफ़ी टाइप्स आती है। जैसे पहले मैंने क्या लिखा, रेबर, रेबर के साथ नेम, नेम के साथ इनपुट, ठीक है। एक रेबर उसका इनपुट, मैं चाहता हूँ दूसरा रेबर हो उसका अपना इनपुट हो, तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेबर। रेबर के अंदर फॉर मैं नहीं चाहता अभी के लिए, मैं इस रेबर के अंदर चाहता हूँ पासवर्ड, ठीक है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इनपुट हो। अब नेम तो हमें पता है कि नेम की जो टाइप है वो टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या चीज़ है? जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, माई नेम इज़ ABCD, कुछ भी लिख दो, ये आपकी टाइप है, ठीक है। मतलब ये टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट है, जो आप मैसेज वगैरह लिख दो वो सिंपल टेक्स्ट है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम लोग ये शो कराना चाह रहे हैं कि इस इनपुट टैग की जो टाइप है वो टेक्स्ट रहेगी। अब ये जो लेबल है यहाँ पे, इसमें हमने पासवर्ड दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इस इनपुट टैग की जो टाइप होगी, जो टेक्स्ट टेक्स्ट ना हो, इसकी टाइप क्या हो। जैसे पासवर्ड आप लोगों को पता है, जब आप लोग कहीं पर पासवर्ड एंटर करते हो तो वो डॉट 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 की शेप में शो होते हैं। मैं चाहता हूँ कि उस शेप में शो हो, तो मैं टाइप की जगह क्या लिख दूंगा, पासवर्ड। ये रहा, खुद शो हो गया मेरे पास पासवर्ड। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास। नेम, जब मैं नेम में लिख देता हूँ ZEESHA जीशान, ठीक है। जैसे मैं पासवर्ड पर जाऊँगा, पासवर्ड में मैं यही जीशान लिख देता हूँ, तो आप लोग देखना कैसे लिखेगा, आएगा हमारे पास ZEESHAN। देखा आप लोगों ने इसका कमाल। ये जो हमारे पास पासवर्ड है ये इस फॉर्मेट में शो हो रहा है, और जो नेम है वो इस फॉर्मेट में शो हो रहा है। इसके अलावा इनपुट टैग हमारे पास, और इनपुट टैग में और भी काफ़ी टाइप्स आती है, जैसे टेक्स्ट, पासवर्ड, और इस पासवर्ड के बाद हमारे पास मैं एक और लिख देता हूँ रेबल।
एज हो सकते हैं, कोई ऐसा फॉर्म आप लोग जनरेट कर रहे हो जहाँ पे आप लोग को एज की ज़रूरत है। तो एज में आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग को पता है एज किस फॉर्मेट में होता है, एज न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है, तो आप लोग लिख दो नंबर। तो अब ये जो इनपुट टैग है, इस इनपुट टैग में जो आपका कंटेंट होगा ना इस फॉर्मेट में होगा ना इस फॉर्मेट में होगा, वो डायरेक्ट नंबर के फॉर्मेट में होगा। एरर क्या आ रहा है, चेंज योर पासवर्ड, ओके। एज में आपने लिख देना है। अब एज में अगर मैं ए बी सी डी कुछ भी काम नहीं कर रहा मेरे पास, क्यों, क्योंकि इसकी जो टाइप मैंने डिफाइन की हुई है, इसकी टाइप नंबर है, तो इस वजह से ये काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ लिख सकता हूँ 1 2 3 4, सिर्फ नंबर काम करेंगे और कुछ भी काम नहीं करेगा। यहाँ से और यहाँ से भी आप लोग नंबर वगैरह बढ़ा सकते हो, ये सिर्फ नंबर के अंदर काम करता है। इसके बाद आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, ये नेम, पासवर्ड, एज, ये सब एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। ये एक लाइन में क्यों आ रहे हैं, इनका जो डिस्प्ले है ना, ये इन लाइन ब्लॉक डिस्प्ले है। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे आए जैसे ये H1 H2 H3 आ रहे थे ना लाइन लाइन में, मैं चाहता हूँ ये अलग अलग आए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक टैग यूज़ होता है हमारे पास, उसे कहते हैं div टैग। सबसे ज़्यादा यूज़ आपके पास div टैग का होगा, DIV, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये div ये सब कुछ इस div टैग के अंदर आ जाए। एक और div बनाऊंगा, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए मेरे पास। एक और div बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए। ऑल्ट शिफ्ट, ओके, प्रिटियर, ये कोड फॉर्मेट कर दिया मैंने प्रिटियर के जरिए। प्रिटियर एक एक्सटेंशन है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। div दे दिया मैंने। इस अब आप लोग देखना, पहले ये किस तरीके से शो हो रहे थे और अब किस तरीके से शो होंगे, देख सकते हो आप लोग। ये नेम एक लाइन में आया हुआ है, पासवर्ड अलग लाइन में, एज अलग लाइन में। ये आप लोग आगे जाके CSS की मदद से खुद भी आप लोग इसको स्टाइल करके ये नेम नीचे आ जाए, इस बॉक्स की जो बॉक्स पे क्लिक करके, जैसे आप लोग देख सकते हो इसके बॉर्डर ऊपर से डार्क बोल्ड हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड ना हो, तो वो सब आप लोग किससे कर सकते हो, CSS के ज़रिए कर सकते हो। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स थे। इसके अलावा हमारे पास इनपुट टैग और भी बहुत ज़्यादा है, उनकी टैब्स भी बहुत ज़्यादा है, पर उनकी गहराई में अगर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बटन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आपने देखा होगा कि हर फॉर्म में एक बटन तो होता ही है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ कि एक बटन हो यहाँ पे, उस पे लिखा हुआ हो फॉर्म सबमिट, ठीक है। फॉर्म सबमिट बटन आ गया, ये रहा फॉर्म सबमिट। इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि इस बटन की टाइप, इस बटन का हमें कैसे पता चलेगा कि ये बटन उसके लिए यूज़ हो रहा है, सबमिट करने के लिए। हो सकता है मेरे पास यहाँ पे एक और भी बटन हो, उस पे लिखा हुआ हो रीसेट, ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो बटन है मेरा फॉर्म सबमिट का, ये सबमिट के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टाइप सबमिट, ठीक है। और इसकी टाइप क्या लिख दूंगा, इसकी टाइप में लिख दूंगा टाइप रीसेट। इसकी टाइप सबमिट है, ये सिर्फ सबमिट के लिए यूज़ होगा। इसके ज़रिए आप लोग अभी रीसेट वगैरह कुछ भी नहीं करा सकते हो। और ये जो बटन है, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे रीसेट के लिए। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये हमारा फॉर्म है, ABCD कुछ भी लिख देता हूँ, 1 2 3 फॉर्म सबमिट। ये फॉर्म सबमिट हो गया आपका इस वक्त, पर ये यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहा, ये शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने कोई जावास्क्रिप्ट का कोड वगैरह कुछ भी नहीं लिखा, तो इस वजह से ये अभी के लिए काम नहीं कर रहा। ये जो हमारा रीसेट बटन है, रीसेट बटन हमारा क्या करेगा, जो हमारा जो फॉर्म है उसको बिल्कुल रीसेट कर देगा, खाली कर देगा। रीसेट के लिए कोई लॉजिक यूज़ नहीं होती, तो इसी वजह से ये एकदम से काम कर रहे थे। देख सकते हो आप लोग, रीसेट करूँगा तो फॉर्म खाली। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेडर्स वगैरह। हेडर्स वगैरह को खैर उसमें इतना कुछ काम है नहीं हमारा, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हेडर, हेडर एक टैग है हमारे पास। इस हेडर टैग का क्या यूज़ होता है, हेडर टैग हमारे पास यूज़ होगा
उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स पे, जैसे मैं आप लोगों को अमेज़न की वेबसाइट दिखा देता हूँ, शायद उनके पास हेडर है अपनी वेबसाइट पर। हाँ, जैसे आप लोग देख सकते हो, ये अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर एक हेडर बना हुआ है जहाँ पे कार्ट, रिटर्न एंड ऑर्डर, हेलो साइन इन वगैरह ये सब कुछ मेंशन है। ये इनका क्या है, हेडर। तो अगर आप लोग अपनी वेबसाइट में कुछ इस टाइप का इंटरफेस चाहते हो तो आपको उसके लिए हेडर बनाना पड़ेगा। हेडर के अंदर बाकी लोगो ये सब कुछ आपको अलग से देना पड़ेगा, स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। वो तो खैर HTML CSS के ज़रिए आप लोग कर लोगे, पर उसके बाद ये जो चीज़ है ऑल, ये जो लिखा हुआ है इसके ज़रिए हमारे पास जो नेविगेशन बार खुल के आ रहे हैं, ये आप लोग कैसे बना सकते हो। अब हेडर के अंदर आपके पास सिर्फ हेडर आएगा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो हेडर आएगा। अब नेविगेशन बार आप लोग बनाना चाहते हो, नेविगेशन बार ज़रूरी तो नहीं है कि आप लोगों को इसी तरह का नेविगेशन बार बनाना हो कि सिर्फ इस और पे क्लिक करके खुल जाए। हो सकता है आप लोग जो नेविगेशन बार बनाना हो वो कुछ इस तरह का हो, जिसे हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है। ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है, जैसे ये इनका हेडर है जहाँ पे ये लोगो वगैरह लगा हुआ है। ये जो लगा हुआ है होम, लेटेस्ट न्यूज़, क्रिकेट, एजुकेशन, इंडिया, वर्ल्ड, ये जो भी लिखा हुआ है, ये इनका नेविगेशन बार है। आप लोग चाहते हो कि हम लोग इस तरह का नेविगेशन बार कुछ बना लें, तो वो आप लोग कैसे बनाओगे, वो आप लोग यहाँ पे एक टैग यूज़ होगा आपके पास, नेविगेशन, NAV, नेव। नेव मतलब नेव बार, यहाँ पे आप लोग अपना कंटेंट लिख सकते हो नेविगेशन बार के लिए। इसके बाद एक और टैग यूज़ होता है हमारे पास, मेन। मेन का मकसद क्या है, मेन हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे हर वेबसाइट में, इसी की एग्जांपल से आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ये हमारा हेडर हो गया जहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है होम, लेटेस्ट न्यूज़, इलेक्शंस, लाइव स्कोर, जो भी लिखा हुआ है ये हमारा नेव बार हो गया। अब इसके अंदर जो नीचे कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे ये डायग्राम है, ये अलग एक सेक्शन है, लेफ्ट साइड पर मिड में अलग सेक्शन है, राइट पर अलग सेक्शन है, ठीक है। ये सब कुछ और एंड में जाके शायद फुटर दिया हुआ होगा। हाँ, ये फुटर हो गया। ये सब, ये हम लोग कहाँ पर रेंडर करेंगे, ये हम लोग रेंडर करेंगे अपने इसके अंदर, मेन टैग के अंदर। मेन टैग के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया H1 कंटेंट, लिख दिया आपने कि ये कंटेंट है हमारा, और आपने इस कंटेंट को ज़्यादा नीचे कॉपी कर दिया। एंड में जाके आपको फुटर बनाना है। फुटर कैसे बना सकते हो, FOOTER, फुटर। अब इस फुटर के अंदर आप लोग अपनी स्टाइलिंग कर सकते हो। इस फुटर के अंदर अभी आप लोग अपने जितने डिव टैग्स लगाना चाहो, H टैग्स लगाना चाहो, जो भी लगाना चाहो आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस मेन टैग के अंदर आपने H1 वगैरह लिखना, सिर्फ H1 टैग नहीं लिखना कि आप लोग सिर्फ H1 कॉपी करते जाओ। जैसे पहले आपने लिख दिया H3 में आपने लिख दिया कि लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। उसके बाद आप लोग चाहते हो कि एक सेक्शन बन जाए, उस सेक्शन के अंदर हमारे पास लोरेम 20 और दूसरा सेक्शन बन जाए, उस सेक्शन के अंदर कुछ अलग कंटेंट हो, उसमें उसमें हो हमारे पास लोरेम 50। ये आप लोग अलग अलग सेक्शंस बना सकते हो, एंड में जाके फुटर बना सकते हो। ये मैं सिर्फ आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, आगे जाके हम लोग इसकी स्टाइलिंग करेंगे। मैं एक अलग से प्रोजेक्ट बनाऊंगा, आप लोग के जितने कमेंट्स आएंगे तो उसी हिसाब से HTML CSS का सिर्फ प्रोजेक्ट होगा, जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ HTML और CSS से पूरी वेबसाइट तैयार करेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों के कमेंट्स पे डिपेंड करते हैं ये। और इसके बाद दिखा देता हूँ अभी आप लोगों को जो नया इंटरफेस बना हुआ है। इसे सॉरी मैंने सेव नहीं किया तो शो नहीं हो रहा था। ये रहा, हेडर शो हो रहा है हमारे पास, नेव बार यूज़ हो रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज़। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 1 था, ये हमारा सेक्शन 2 जिसमें मैंने 50 वर्ड्स लिखे थे, और ये एंड में जाके हमारा फुटर आ गया। इस सब चीज़ों को आप लोग स्टाइल कर सकते हो। स्टाइल आप लोग HTML के अंदर जो हमारे अपने टैग्स हैं, इनके अंदर भी हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं अभी अगर चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि H3 का कलर रेड हो जाए, फॉर सम वियर्ड रीज़न मैं चाहता हूँ कि कलर रेड हो जाए। स्टाइल स्टाइल के अंदर मैं चाहता हूँ कलर रेड हो जाए। कलर की प्रॉपर्टी CSS में कलर नाम से है, COLOR, कलर। कौन सा कलर, RED, रेड। अब मैं इसे सेव करूँगा, कलर रेड हो गया इसका। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ
कि इसका जो ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है, इसके लिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया हुआ है, इसके लिए हमने यूज़ किया है H3 का टैग, ये रहा H3। H3 का जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ ये है। मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ FONT फ़ॉन्ट साइज़ मैं चाहता हूँ कि वो इसका 30 पिक्सल 30 px पहले से ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक लाइन भी आ जाए। लाइन में कैसे लेकर आ सकता हूँ इसके नीचे? टेक्स्ट डेकोरेशन, ये रहा मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ गया, हो सकता है आपके पास भी ये सजेशन आते हो। सजेशन टेक्स्ट डेकोरेशन अंडर लाइन, अंडर लाइन लिख के अब मेरे पास इसके नीचे एक लाइन भी शो हो गई। लेटेस्ट न्यूज़, कलर चेंज हो गया इसका, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया इसका और इसके नीचे एक लाइन भी आ गई। इस तरीके से हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब इस स्टाइलिंग के बाद हमने HTML के अंदर जितने भी मेन टॉपिक्स थे, जैसे पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, एंकर टैग्स, इमेजेस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। HTML में इससे ज़्यादा चीज़ें आप लोग यूज़ करोगे भी नहीं। जहाँ तक मैंने आज तक यूज़ की हुई है, मैंने सिंपल सी यही चीज़ें यूज़ की हुई है। उसमें मैंने मर्ज स्टैक एप्लीकेशंस भी बनाई है, रिएक्ट बेस एप्लीकेशंस भी बनाई हुई है। तो मैंने इससे ज़्यादा पर्सनली यूज़ नहीं किया, हो सकता है यूज़ होता हो, पर जिन्होंने यूज़ किया है तो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आप लोग वो बाकी एट्रीब्यूट्स वगैरह या टेक्स्ट वगैरह का यूज़ करो। आम तौर पर यही चीज़ें यूज़ होती है आपके पास। इसके बाद कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास जो हम लोग इन टेक्स्ट को दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस नेव बार की एक क्लास हो। क्लास का मतलब मैं बताता हूँ, क्लास क्लास नेव बार, ठीक है। और इसे भी मैं देना चाहता हूँ एक क्लास हेडर। अब इसका क्या मतलब है क्लास का? क्लास का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग इस टैग को यूज़ कर सकें, इस टैग को हम लोग टारगेट कर सकें। इस टैग को टारगेट हम लोग कहाँ करेंगे? पहली बात तो ये, इस टैग को टारगेट हम लोग 2 जगह पर कर सकते हैं। एक तो अपने जावास्क्रिप्ट में हम लोग इस क्लास के ज़रिए इस टैग को टारगेट करके इसके अंदर के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। दूसरी चीज़, हम लोग अपने CSS में इस क्लास के ज़रिए इसको हम लोग स्टाइलिंग दे सकते हैं। कैसे स्टाइलिंग दे सकते हैं? एक एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल, CSS का ट्यूटोरियल तो है नहीं पर फिर भी चलो मैं दिखा देता हूँ। index.css नाम से एक फ़ाइल बनाई मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट हेडर। डॉट हेडर मतलब डॉट ये ज़ाहिर करता है कि ये क्लास है हमारे पास, और हेडर उसका नाम, ठीक है। हेडर नाम मैंने इसलिए नहीं रखा हुआ कि ये हेडर है, हो सकता है मैं इसको नाम कुछ और दे दूँ। इसको मैं हेडिंग नाम दे देता हूँ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। हेडिंग, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर हो ग्रीन, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। अब ये कलर यूज़ नहीं होगा, ये कलर शो भी नहीं होगा आपके पास, इसका कलर ग्रीन नहीं होगा। क्यों? अब आप लोग देखना, हेडिंग का तो वही कलर है। अब आप लोग कहोगे कि आपने कहा था कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, पर कलर चेंज नहीं हुआ। हालांकि हमने क्लास भी यूज़ की हुई है, बिल्कुल नाम भी परफेक्ट नाम लिखा हुआ है, हेडिंग डॉट भी यूज़ किया हुआ है, कलर भी लिखा हुआ है, पर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होगी? जब तक आप लोग यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, यहाँ पे आप लोग उसे लिंक ही नहीं करोगे अपनी HTML की फाइल के साथ। लिंक कैसे करोगे? LINK लिंक CSS। हमारी फाइल का क्या नाम था? हमारी फाइल का नाम था index.css। अब आप लोग देखना इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये रहा हेडर हमारे पास ग्रीन कलर में शो हो रहा है, ठीक है। एक और चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी हेडिंग है मेरे पास, ये भी एक हेडिंग है, मैं इन दोनों को सेम प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। हेडिंग हेडिंग, अब न्यू बार का कलर भी ग्रीन हो जाएगा, ये रहा न्यू बार भी ग्रीन, हेडर भी ग्रीन। एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास, जो लास्ट एट्रीब्यूट है हमारा, जिसको भी हम लोग देखेंगे, ये आखिरी एट्रीब्यूट है, इसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। आईडी, आईडी यूनिक होती है हमेशा, ठीक है। हेडर, आईडी हमेशा यूनिक रखनी चाहिए। आईडी किस लिए यूज़ होती है? आईडी इसके लिए यूज़ होती है अगर आप लोगों ने किसी स्पेशल स्टाइलिंग देनी हो, किसी चीज़ को स्पेशली उसी चीज़ को टारगेट करना हो,
आप लोग चाहते हो कि मैं सिर्फ इसी एक टैग को टारगेट करना चाहता हूँ, हेडर। इसके अलावा जितने भी हेडर्स हैं मैं उनको टारगेट नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल आपके पास दो हेडर बने हुए हैं, दोनों में क्लास तो सेम है, ठीक है, दोनों में सेम क्लास दी हुई है आपने, हेडिंग हेडिंग, पर आप चाहते हो कि मैं पहले हेडर को टारगेट करना चाहता हूँ। तो अगर आप इस क्लास के ज़रिए अगर टारगेट करोगे हेडिंग के ज़रिए इसको जावास्क्रिप्ट में, तो वो इन दोनों को टारगेट करेगा, ठीक है। पर अगर आप आईडी के ज़रिए टारगेट करोगे, आईडी आपने यूनिक इसी को ही दी हुई है, तो आप इसी को ही टारगेट कर सकते हो। और ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आईडी हमेशा यूनिक रखनी चाहिए, और क्लास आप लोग मल्टीपल क्लासेस रख सकते हो, सेम मल्टीपल क्लासेस, जैसे इसकी भी नाम, इसकी भी क्लास हेडिंग, क्लास हेडिंग, क्लास हेडिंग। पर जो आईडी है पहले वाले की हेडिंग है, बाकियों को हमने आईडी दी ही नहीं है। अगर इसको मैं आईडी देना भी चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे आईडी देना भी चाहूँ, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि मैं इसको कुछ और नाम दूँ, हेडर टू के नाम से मैं इसे आईडी दे दूंगा, पर इसे मैं हेडर नाम की आईडी नहीं दूंगा। तो फिर अगर मैं इसे हेडर नाम की आईडी दे दूं, तो क्लास और आईडी में ये फ़र्क ही क्या हुआ? तो फिर तो इनका फ़र्क ख़त्म हो गया। तो बस यही फ़र्क था, यही चीज़ें थी हमारी एचटीएमएल में जो हम लोगों को आज डिस्कस करनी थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैंने तो सोचा था कि आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी, पर चलो खैर काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली एचटीएमएल में। इंशाल्लाह इसके बाद सीएसएस का एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, उसमें पूरी सीएसएस कवर करेंगे। और यहाँ पर एचटीएमएल का ख़ात्मा होता है हमारे पास। एचटीएमएल में हमने आज जो चीज़ें कवर की उनकी समरी कर रहे थे। सबसे पहले हमने हेड को देखा, हेड के अंदर मेटा टेक्स्ट होते हैं हमारे पास कुछ, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिंक का अपनी सीएसएस की फाइल को लिंक करवाया। उसके बाद हमने पैराग्राफ के टैग को देखा, पैराग्राफ का यूज़ क्या होता है। उसके बाद हमने हेडिंग्स देखी, हेडिंग्स की टाइप्स देखी, हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट देखी हमने। उसके बाद हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट्स कैसे यूज़ होती है वो देख लिया हमने। फिर ऑर्डर्ड लिस्ट देखी, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस क्या है ये देखा हमने। फिर एंकर टैग देखा, एंकर टैग हमने ये भी देखा कि एंकर टैग में एचआरएफ अगर ना हो तो हम लोग क्या दे सकते हैं, हैशटैग हमने लिखा था। और अगर एचआरएफ हो तो वो सेम पेज पर आपको, उसी टैब पर आपको दूसरी लिंक पे ले जा रहा है। तो उसको अगर आप लोग उससे बचना चाहते हो, तो आप लोग इस टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप लोग एक अलग टैब पर अपने यूज़र को भेज सकते हो। उसके बाद इमेज टैग हमने देखा, इमेज टैग के अंदर एसआरसी और ऑर्ट, इसका यूज़ क्या होता है। ऑर्ट में जैसे हम लोगों ने ऑल्टरनेट एक स्ट्रिंग देनी थी, एसआरसी में इमेज का पाथ था हमारे पास। उसके बाद हमने फॉर्म के अंदर कुछ मेथड्स देखे, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड। लेबर और इनपुट का यूज़ देखा, इनपुट की 3 टाइप्स देखी हमने, टेक्स्ट, पासवर्ड, नंबर। एक और टाइप है, अगर आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना, उसकी ईमेल लिख लेना ईमेल, फिर आप लोग देखना कि उसमें आप लोग ईमेल की जगह कुछ और लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। फॉर्म के अंदर हम लोगों ने डिव टैग का यूज़ देखा कि डिव का यूज़ क्या होता है। डिव सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग डिव है आपके पास, सबसे ज़्यादा। ये आप लोग आगे जाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने क्यों कहा था कि डिव सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर हमने बटन्स देखे, फॉर्म के अंदर बटन टाइप सबमिट, टाइप रीसेट, 2 बटन देखे हमने। और भी काफ़ी बटन्स होते हैं, बटन पर आप लोग फंक्शन लगा सकते हो, ऑन क्लिक पर क्या हो, ऑन होवर पर क्या हो। उसके बाद हमने हेडर देखा, हेडर का क्या यूज़ होता है। फिर हमने नेव देखा, नेव का क्या यूज़ होता है। फिर मेन देखा हमने, मेन के अंदर हम लोग अपना सारा कंटेंट लिखते हैं। सेक्शन का देखा, और उसके बाद एंड में हमने अपना फुटर चेक किया, उसके अंदर इन टैग्स के अंदर स्टाइलिंग कैसे देते हैं, और जो क्लासेस और आईडीज़ इनका यूज़ क्या होता है, इनको इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं हम लोग। और अगर आप लोग स्टाइलिंग देना चाहो, स्टाइलिंग कभी भी इस तरीके से ना देना जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए दी हुई है। ये स्टाइलिंग ना देना, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे इस तरह की स्टाइलिंग दे दो, बाद में रिस्पॉन्सिव करने में इसको मसला होगा। तो वीडियो का अख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।